अच्छा, पहले तो इसको ज़रा देखे, फिर मैं बताता हूँ वो भी शॉर्टकट्स। इसकी स्लाइड ज़रा देखते हैं पहले। यहाँ पे ये हमारे पास एक स्क्रीन है यूनिटी की, और जी सर BSSC कौन है? फोर्थ, BSSC 4 मसूद, इनकी अटेंडेंस करो, बाकी का ऑप्शन तक नहीं होगा, सबको नाम करो। BSSC 4 यहाँ पे होगा, BSSC 2 यहीं पे नहीं कर रहे हैं, अटेंडेंस करो। वो रिजॉल्व करेंगे ना, जो आ रही है जाके सर इमरान के साथ बैठ रिजॉल्व करें, लेकिन सबको बता दें BSSC 4 ये आप लोगों की 2nd और 4th सारे आ जाएं यार पूरी क्लास में, बता दो सबको। अच्छा, हमारे पास ये इमेज आप देख रहे हो, जिसमें सबसे पहले ए को डिस्कस कर लेते हैं कि ए में क्या है। ए में हमारे पास है द टूल बार। टूल बार क्या प्रोवाइड करता है? टूल बार यूनिटी अकाउंट और यूनिटी क्लाउड सर्विसेज इनको एक्सेस करने के लिए होता है। और इसमें जो है ना कंट्रोल्स होते हैं प्ले मोड के, यानी कि प्ले, पाज और कंटिन्यू वगैरह के जो कंट्रोल्स है, या स्टॉप वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं, वो होते हैं हमारे पास टूल बार में। यहाँ पे यूनिटी में आके हम देखते हैं उनको, ये हमारे पास टूल बार ये ऊपर, ठीक है। इसमें हमारे पास अकाउंट है, ठीक है, माई अकाउंट, साइन आउट वगैरह ये दिया हुआ है, यानी लॉगिन वाला सिस्टम यहाँ पे है। और ये क्लाउड सर्विसेज मैनेज करने का जो है ना आइकन है, यहाँ से हम क्लाउड पे अपनी गेम वगैरह की अपडेट्स दे सकते हैं। और यहाँ पे एक बना हुआ है ये प्ले बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी गेम जो है ना वो प्ले मोड में चली जाएगी। इसी तरह है ये पॉज बटन और ये स्टॉप बटन। अब ये प्ले मोड में आ गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा हमारे सीन पे चला गया, गेम की विंडो बंद हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी गेम पॉज हो गई है। और इसी तरह यहाँ पे लेयर्स हमारे पास दिए हुए हैं। लेयर्स मतलब कि अगर हमने कोई चीज़ स्पेसिफिक करनी है, हमारे एनवायरनमेंट में होता है नीचे ग्राउंड होता है, हम ग्राउंड की एक लेयर बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ टच हो रहा है या इसका ग्राउंड से फासला कितना ज़्यादा है। तो इन चीज़ों के लिए हम लेयर्स यूज़ करते हैं। या कोई नीचे हमारे कोई पानी बह रहा है या कोई समंदर है तो उसकी हम एक लेयर बनाएंगे वाटर की या ओशन की, तो ये लेयर इसलिए यूज़ होते हैं। और ये जो है हमारे पास लेआउट, ये इस पूरे विंडो की लेआउट चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम ये 2x3 करते हैं तो हमारी ये लेआउट ये चेंज हो गई है। सीन हमारा यहाँ पे आ गया, गेम विंडो यहाँ पे आ गया, हायरार्की और ये प्रोजेक्ट वगैरह इन सब की जो है ना लेआउट चेंज होती है यहाँ से। फोर्स प्लेट से हम करेंगे तो हमारे पास ये सीन विंडो की 2 विंडो ओपन हुई है। एक ओपन हुई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ईगल आई, ऊपर से कैमरा हमारे सीन को देख रहा है। और दूसरा सीन हमारे पास ओपन हुआ है 2D में। और तीसरा सीन हमारे पास ओपन हुआ है, ये चौथा सीन भी हमारे पास ओपन हुआ है। ये एक ही सीन है लेकिन डिफरेंट एंगल से हमें ओपन करके दिए है। तो इनके साथ आप खेल सकते हैं, खुद ही जो है ना इनको अपने ज़रूरत के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कर मेरी आदत है कि मैं ये वाली विंडो जो होती है ये यहाँ पे रखता हूँ, तो उसको मैंने पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो वो यहाँ पे आ गई है। और अगर मैं चाहूँ कि ये कंसोल जो है ये हमारी यहाँ इंस्पेक्टर के साथ आ जाए तो मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा तो हमारा कंसोल जो है वो हमारा इंस्पेक्टर के साथ आ जाएगा। तो इस तरह इनके साथ आप खेल सकते हैं, अपना आपके लिए जो इजी हो उसी उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं ये सीन विंडो में। चलो देखते हैं स्लाइड में और क्या है। बी जो है हायरार्की, जो मैंने आपको बताई है कि हायरार्की विंडो में हमारी जितनी भी गेम ऑब्जेक्ट होती है वो सारे हमारे हायरार्की में पड़ी होती है। तो ये डिफिनीशन भी आप देख लेना।
अगला हमारा है गेम व्यू। ये जो है हमारा गेम व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीन व्यू, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये सीन व्यू है। और ई जो है हमारा ओवरलेज है। ई देखते हैं ई कहाँ पे है, ये ई है। अच्छा, हमारा ओवरलेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको ओवरलेज कहते हैं। अच्छा, इसकी ये कुछ शॉर्टकट्स है, ये आप नोट करें। आप अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है या उसको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ ये हैंड वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हैंड का बटन जो होगा ये पूरे सीन को जो है ना रोटेट करने के काम आता है, ठीक है। और ये जो उसके नीचे जो मूव टूल है, इसको आप अगर आप क्लिक करेंगे और फर्ज करें मैं ये प्लेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये प्लेयर पे ये एरो के निशान आ जाएंगे और इन पे आप इस प्लेयर को एनवायरनमेंट में जहाँ भी रखना चाहे वहाँ पे इसको रख सकते हैं। और इसका शॉर्टकट है W आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे। पहले आप अपने प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने W को अगर प्रेस किया है तो किसी भी चीज़ को मूव करने के का जो उसके पॉइंटर्स है वो आपके पास आ जाएंगे, आप उसको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन, ये रोटेट टूल, यानी कि अगर हम इसकी रोटेशन चेंज करना चाहे, इसका फेस चेंज करना चाहे तो यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह। और इसका शॉर्टकट है E, W के साथ ही E है तो वो रोटेशन के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद है हमारे पास स्केल टूल अगर हमने अपने कैरेक्टर को बड़ा या छोटा करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। और इसका शॉर्टकट है R, W फॉर मूवमेंट और E फॉर रोटेशन और R फॉर स्केल के लिए हम R यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे ट्रांसफॉर्म के साथ ताल्लुक़ रखती है। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास है पोजीशन, रोटेशन और स्केल, और इसकी शॉर्टकट है W, E और R। ये रिएक्ट टूल है हमारे पास, ये अक्सर हमारे पास काम आता है UI या GUI में। रिएक्ट का मतलब असल में ये होता है कि अगर हमने कोई बटन या कोई स्क्रीन लगाई हुई है उसके रिएक्ट जो है हम सेट करते हैं। रिएक्ट सेट करने का मतलब कि उसकी डायमेंशन स्क्रीन के किस हिस्से से शुरू होगी, रिएक्ट का मतलब कि उस बटन की या उस स्क्रीन की डायमेंशन स्क्रीन अपने हमारे मोबाइल के स्क्रीन के किस हिस्से से शुरू होगी और कहाँ जाके ख़त्म होगी, इसको कहते हैं रिएक्ट। तो हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं इस रिएक्ट को। हम कोई बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो आ रहा है ना हमारे पास रिएक्ट ट्रांसफॉर्म, तो ये असल में हमारे पास रिएक्ट है। और इसकी पोजीशन Y, पोजीशन X और पोजीशन Z, ये हम यहाँ रिएक्ट ट्रांसफॉर्म से सेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी पोजीशन Y चेंज करते हैं तो ये देखिए पोजीशन Y इसकी चेंज हो रही है और ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, यानी कि नेगेटिव में जा रहा है। अगर हम इस तरफ इसको मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव में जा रहा है। पोजीशन X, पोजीशन Y और पोजीशन Z, यानी कोई भी चीज़ अगर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ये डिस्क, तो इसकी एक पोजीशन X है, एक पोजीशन Y है, एक पोजीशन Z है, यानी 3 डायमेंशन 3D में काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि हम 3 डायमेंशन को देखेंगे। और इसी तरह इसकी वेट और इसकी हाइट भी जो है ना हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, इस वाले बटन को देखें ज़रा,
इसकी वेट हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी वेट बढ़ रही है, इसकी वेट हम छोटी कर रहे हैं तो इसकी वेट छोटी हो रही है। तो ये सारा हम जो है ना रिएक्ट ट्रांसफॉर्म से हैंडल कर सकते हैं। और ये जो है ये ट्रांसफॉर्म टूल है हमारे पास। और ट्रांसफॉर्म टूल जो है जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है, ये पूरा जो ट्रांसफॉर्म होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, वो सबको सेलेक्ट कर लेता है। इसमें अब ये सेलेक्टेड है इसकी मूवमेंट, ठीक है, और इसकी जो है ना स्केल ये भी सेलेक्टेड है, और इसकी रोटेशन ये भी सेलेक्टेड है। यानी पूरे ट्रांसफॉर्म का जो पूरे ट्रांसफॉर्म का जो कंपोनेंट है उस सब को सेलेक्ट करता है ये ट्रांसफॉर्म टूल। अच्छा, हम जाते हैं दोबारा स्लाइड्स पे। इंस्पेक्टर व्यू की भी समझ आ गई है कि इंस्पेक्टर व्यू में किसी गेम ऑब्जेक्ट पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उसकी ट्रांसफॉर्म हो गई, उस पर कोई एनिमेशन लगा हुआ है या उसकी कोई ऑडियो है, वो सारा कुछ हमारे पास इंस्पेक्टर विंडो में शो होता है। प्रोजेक्ट विंडो में क्या होता है? प्रोजेक्ट विंडो में हमारे पास एसेट्स पड़े होते हैं। एसेट्स का एक मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर पर हम अपने सारे फोल्डर बनाएंगे, जिसमें हम सीन का फ़र्ज़ करें एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसमें सीन्स रखे होते हैं। एक एनवायरनमेंट का फ़ोल्डर हम बनाते हैं, उसमें एनवायरनमेंट रखा होता है। इसी तरह जितनी भी हमारी जो चीज़ें होती हैं या एसेट्स होती हैं या प्लगइन्स होती है, वो सारा हमारा प्रोजेक्ट विंडो में आता है। जैसे कि हमारे केस में ये बना हुआ है, ये प्रोजेक्ट विंडो है, उसके अंदर ये सारी एसेट्स पड़ी हुई है। और ये पैकेजेस जो आपको नज़र आ रही है, ये यूनिटी की अपनी पैकेजेस हैं सारी। यूनिटी जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है वो सारी ये पड़ी हुई है। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी चीज़ नहीं करनी है, यहाँ से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होनी, क्योंकि फिर हमारा प्रोजेक्ट करप्ट हो जाता है। और लास्ट में है स्टेटस बार। ये जो नीचे बार दिया हुआ है ना, ये वाला, ये हमारा स्टेटस बार है। इसमें जब हमें कोई एरर आता है या कोई भी वार्निंग आती है या कोई कमेंट आता है हमारे कोड में से, तो हमें स्टेटस बार में शो होगा। तो ये स्टेटस बार अब हमारी गेम का स्टेटस बताने के लिए होता है कि हमारे गेम में इस वक्त कितने बग्स हैं, या हमारी गेम बिल्कुल सही चल रही है, इसमें कोई वार्निंग्स है। तो इस किस्म के स्टेटस जो होते हैं वो स्टेटस बार में आते हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिटी की ओवरव्यू। और अब हम जाते हैं ज़रा प्रोग्रामिंग वाली साइड पे। तो प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने क्या पढ़ा, कौन सा कोर्स पढ़ा हुआ है अभी तक? C++। और C++ C# से इतनी मुख्तलिफ नहीं है, कंसेप्ट दोनों का एक ही है, और जो बेसिक फंक्शंस है वो भी दोनों के सेम है। सिंटैक्स का सिर्फ डिफरेंस है, लेकिन सिंटैक्स का डिफरेंस भी मामूली सा डिफरेंस है। यानी कि अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके सेमी कॉलम्स वगैरह, उसके कॉलम्स वगैरह सारे सेम जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका नेमिंग में डिफरेंस होता है। तो देखेंगे हम आज C# की प्रोग्रामिंग गेम्स के हवाले से। यानी कि C# की जो प्रोग्रामिंग है वो उसकी अपनी जो लाइब्रेरीज़ है, वेब के लिए वो अपनी लाइब्रेरीज क्लासेस यूज़ करता है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए वो अपनी लाइब्रेरी और क्लासेस यूज़ करता है। इसी तरह गेम्स के लिए इसकी अपनी लाइब्रेरीज और क्लासेस होती है। C# बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फॉर गेम डेवलपमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्राम वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। क्योंकि उनकी अपनी क्लासेस है, उनकी अपनी जो है फंक्शंस है, तो उससे ये ज़रा मुख्तलिफ होता है। और जो गेम डेवलपमेंट में जो C# की कोडिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट्स। यानी कि C# में गेम डेवलपमेंट में हम अगर कोई कोड करते हैं, तो कोड हम करते हैं किसी वर्चुअल चीज़ को मोशन में लाने के लिए या किसी स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम नॉर्मली स्क्रिप्ट का नाम देते हैं।
किसी मूवी की का कोई स्क्रिप्ट होता है, किसी गाने का कोई स्क्रिप्ट होता है, या किसी भी स्टोरी का कोई स्क्रिप्ट होता है, तो हमारे पास एक्चुअली जो कोडिंग होती है वो चूँकि हम वो अपनी स्टोरी लाइन या अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है गेम की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोडिंग करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग और स्क्रिप्ट्स। अच्छा, स्क्रिप्ट्स जो होती है उसमें 3-4 चीज़ें मेन होती है। पहले होती है उसके नेम स्पेसेस वो होती है जो हमें यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी यूनिटी हमें नेम स्पेस दे के उसके अंदर जितनी भी क्लासेस होती है नेम स्पेस के अंदर उन सब की एक्सेस हमें दे देता है। यानी कि अगर हम किसी गेम को के डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक्सेस करना चाहे तो हम उसका स्पेसिफिक नेम स्पेस ऐड करते हैं पहले, और उसके बाद उसके सारे मॉड्यूल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको ज़रा देखते हैं प्रैक्टिकली उसमें विजुअल स्टूडियो में। मैं कोई स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, फर्स्ट कर मैं 3rd पर्सन कंट्रोलर की स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ जो कि हमारे प्लेयर पे लगी हुई है। अच्छा, इसमें ये जो यूजिंग यूनिटी इंजन, ये जो है हमारे पास नेम स्पेस है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है सारा जो यूनिटी इंजन है उसमें जितनी भी चीज़ें उन सब की एक्सेस हमें दे देता है। तो यूनिटी इंजन, यूजिंग यूनिटी इंजन, ये हम जो भी स्क्रिप्ट हम क्रिएट करेंगे उसमें सबसे पहले ये स्क्रिप्ट पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होगा। और अगर हम कोई और काम करना चाहे अपने गेम में जो कि हमारे पास यहाँ पे उसकी नेम स्पेस ना हो तो हमें वो नेम स्पेस डालनी होती है। जैसे कि अगर हम कोई यूआई का काम करना चाहे तो यूआई के लिए हम एक और नेम स्पेस डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स यानी कि यूआई की कोई भी चीज़, यूआई में क्या क्या चीज़ें आती है, बटन्स आते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं और स्लाइडर्स आते हैं और इमेजेस आते हैं, ये सारा कुछ यूआई में आता है। अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए ये वाली नेम स्पेस चाहिए होगी, जैसे कि ये दिया हुआ है यूनिटी एडिटर डॉट यूआई। अब अगर हम यहाँ पे कोई करते हैं क्रिएट कोई टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं, तो इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिटी इंजन डॉट यूआई, यानी कि ये हमें बता रहा है कि टेक्स्ट की जो क्लास है, ये ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है, टेक्स्ट की जो क्लास है वो हमारी पड़ी हुई है किस नेम स्पेस में, यूनिटी इंजन डॉट यूआई में। अगर हम यहाँ से ये यहाँ पे पहले एरर आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो जब हमने यूनिटी इंजन डॉट यूआई हमने यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ से हमारे पास एरर रिमूव हो गया है। तो इसी तरह जो भी चीज़ हम एक्सेस करेंगे तो उसकी नेम स्पेस ऊपर हम लगाएंगे। ये नेम स्पेसेस आती जाएंगी साथ साथ, तो इसको देखेंगे, लेकिन ज़्यादा कोई नेम स्पेसेस यूज़ नहीं होती। यूजुअली यूज़ होती है यूनिटी इंजन की और यूनिटी की ये यूआई वाली, और दूसरी यूनिटी एडिटर की एक नेम स्पेस है वो यूज़ होती है। 3-4 नेम स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है हमारे प्रोग्रामिंग में। जब हम मल्टीप्लेयर की तरफ जाते हैं या कोई ऐसी गेम हो जिसमें क्लाउड वगैरह इन्वॉल्व हो तो उसके लिए हमें फिर जो दूसरी नेम स्पेसेस है उनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, नेम स्पेसेस का कोई आइडिया हो गया थोड़ा बहुत? ये हमें देती है क्लासेस जो हम अपनी गेम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, यूनिटी नेम स्पेसेस के बाद जी
नेम स्पेसेस के बाद हमारी सबसे बड़ी जो क्लास होती है किसी भी स्क्रिप्ट में वो होती है मोनोबिहेवियर। मोनोबिहेवियर वो क्लास होती है जिससे हमारी जो भी हम कोई नई क्लास जनरेट करते हैं तो वो उससे डिराइव्ड होती है। आपको थोड़ा बहुत पता है उसका इनहेरिटेंस का पता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें एक बेस क्लास होती है, बेस क्लास से फिर चाइल्ड क्लासेस डिराइव्ड होती है, और गेम्स की जो बेस क्लास है वो है मोनोबिहेवियर। उस मोनोबिहेवियर क्लास में अंदर जाके ना काफ़ी सारी जो है इंटरफेसेस वगैरह एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह बनी होती है जो हमारी गेम में यूज़ होती है, और हम जो क्लास क्रिएट करते हैं तो वो उससे डिराइव्ड होती है। तो इसका मतलब हम जो भी क्लास क्रिएट करते हैं वो मोनोबिहेवियर के अंदर जो भी मेथड्स बने हैं वो सारे हम अपने क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और यही जो है ना यूज़ है हमारा इनहेरिटेंस हम यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट जो है ना ये क्लास स्टार्ट हुई है यहाँ से लाइन ऑफ 16 से, और इसका नाम है थर्ड पर्सन कंट्रोलर, और ये जो कॉलन बना हुआ है ना 2 डॉट जो है इसका मतलब है ये डिराइव्ड हो रही है कहाँ से, मोनोबिहेवियर से। यानी मोनोबिहेवियर इस थर्ड पर्सन कंट्रोलर का पेरेंट क्लास है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, मोनोबिहेवियर के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी होती है जो कि हमें कोई कंसर्न नहीं है इनसे कि इनको हम देखें, लेकिन इसके अंदर मेथड्स वगैरह जो मैंने आपको बताया है वो मेथड सारे बने होते हैं इसमें। जैसे कि ये एक बुलियन मेथड बना हुआ है, ये मोनोबिहेवियर का मेथड बना हुआ है, और ये काफ़ी सारे मेथड और क्लासेस इसमें बनी होती हैं। जैसे जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ओपन किया है, बाकी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, और इसका सिंटैक्स भी आपने देख लिया, पहले क्लास नेम, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद मोनोबिहेवियर। जाते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा, हमारे पास जो है ना गेम डेवलपमेंट कोडिंग के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल जो है वो सारे जो जितनी भी गेम या जितनी भी प्रोजेक्ट होती है सबके लिए सेम होती है, और वो रूल जो है ना हम अब डिस्कस करते हैं उनको, कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस या क्लासेस होती है वो एक ख़ास हायरार्की के साथ एग्जीक्यूट होती है। यानी कि अगर हमने कोई स्क्रिप्ट बनाई है उस स्क्रिप्ट में जो है ना हमारे साथ 4-5 क्लासेस हैं, तो उनकी अपनी एक हायरार्की होगी कि कौन सी क्लास कब रन होगी, कौन सी क्लास कब रन होगी। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपने एक क्लास ऊपर लिखी है और एक क्लास नीचे लिखी है। इसमें अब सबसे पहले जो है ना हमारे पास अवेक एक क्लास होती है। अवेक क्लास वो होती है जो जब हम गेम जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अवेक जो है ना क्लास रन होती है। जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है कि अवेक यानी जागना, हमारी स्क्रिप्ट जाग जाती है। उस अवेक मेथड के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने रखी होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। इफ़ अ स्क्रिप्ट कंटेन्स क्लास अवेक, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्क्रिप्ट में अवेक की क्लास हो। जब हमें कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है तो हम उसको अवेक क्लास में लगाते हैं, वैसे हम अवेक क्लास नहीं लगाते। तो जब हमारी कोई कोडिंग या हमारी कोई चीज़ या गेम ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक्टिव रखना है या उनको हमने बंद करना है या किसी वैल्यू को हमने फेच करना है, जैसे कि स्कोर में उसमें होता है गेम्स में कि प्लेयर का स्कोर हमें चाहिए होता है या प्लेयर की जो है ना रैंकिंग हमें चाहिए होती है, तो वो सारी चीज़ें जैसे गेम रन होती है तो हम अवेक में उसको लगाते हैं ताकि हम जैसे ही उसके पास वो स्क्रीन डिस्प्ले हो गेम प्ले की तो उसको अपना स्कोर, उसकी रैंकिंग, सारा कुछ, उसके जो वेपन्स है वगैरह सारा कुछ उसको डिस्प्ले हो। तो अक्सर ऐसी चीज़ें हम अवेक क्लास में लगाते हैं। और दूसरा हमारे पास है ऑन इनेबल। ऑन इनेबल की क्लास जो होती है ये
अवेक के बाद सेकेंड टाइम पे अनएनेबल की क्लास रन होती है। अनएनेबल की क्लास के अंदर अगर हम किसी गेम ऑब्जेक्ट को रखें या किसी एनिमेशन को रखें या किसी भी चीज़ को हम वहाँ पे डिस्प्ले करें, तो अवेक के बाद वो गेम ऑब्जेक्ट या वो एनिमेशन वो अवेक के बाद रन होगा अनएनेबल पे। उसके बाद आता है हमारे पास स्टार्ट क्लास। स्टार्ट क्लास जो होती है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती है अवेक और इनेबल के बाद, इसका थर्ड नंबर है। और जो चीज़ें हमने अपने इन्वायरमेंट में एक्टिव करनी है, यानी कि हमने कोई बिल्डिंग है उसको एक लेवल में डिसेबल किया हुआ है और अगला लेवल जैसे ही स्टार्ट होता है और हम चाहते हैं कि ये वाली बिल्डिंग या ये वाली रोड हमारी एक्टिव हो जाए, तो उसको हम स्टार्ट में रखते हैं। तो स्टार्ट में जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है तो हमारा नया लेवल जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो वो गेम ऑब्जेक्ट भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद है फिक्स्ड अपडेट। फिक्स्ड अपडेट जो होता है हमारे पास फोर्थ नंबर पे ये रन होता है। अब अपडेट का बेसिकली जो अपडेट का काम है वो फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, यानी हमारी गेम जैसे रन हो रही है उसमें फ्रेम्स, असल में ये फ्रेम्स रन हो रहे होते हैं, डिफरेंट फ्रेम या 25-30 फ्रेम मिल के एक इमेज बनती है। इसी तरह काफ़ी सारी इमेजेस बन के कोई वीडियो बनती है या कोई सीन बनता है। तो फिक्स्ड अपडेट का मतलब कि हमारा जो मेथड है फिक्स्ड अपडेट का, वो एक फिक्स्ड अमाउंट की फ्रेम्स को एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है। फिक्स्ड फ्रेम एग्जीक्यूट करने के बाद हमें वो आउटपुट देता है। अगर हमें कोई चीज़ या कोई मैसेज या कोई वार्निंग या कोई कमेंट हमने अपनी गेम में शो करना है और उसको हमने शो करना है किसी ख़ास वीडियो की या वॉल्यूम की फ्रेम्स के बाद, या कि ख़ास नंबर की फ्रेम्स के बाद हमने शो करना है, तो उसको हम डालेंगे फिक्स्ड अपडेट में। इसकी अभी आप फ़िलहाल थ्योरी समझ लें या इसकी जो है ना हायरार्की समझ ले कि कौन से फंक्शन कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो बाकी प्रैक्टिकल में ये फिर हम देखेंगे। और उसके बाद होता है अपडेट। अपडेट का जो फंक्शन है ये हमारे पास डिपेंड करता है फ्रेम पर सेकेंड पे, और फ्रेम पर सेकेंड वो पहले जो था वो फिक्स्ड फ्रेम पर सेकेंड था, और ये जो है ये नॉर्मल फ्रेम पर सेकेंड होता है। इसका जो है एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं या इसकी जो है एडवांटेज भी कह सकते हैं कि अगर कोई डिवाइस फास्ट है या उसका रेंज जो है ज़्यादा है या कोई मतलब उसकी गेम स्मूथ चल रही है, तो उसका फ्रेम पर सेकंड जो है वो स्टेबल होगा। और किसी डिवाइस पे अगर रुक के जा रही है गेम या किसी भी वजह से, तो उसका फ्रेम पर सेकंड जो है वो कभी ज़्यादा चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो इस वजह से जो अगर हमने कोई कमेंट अगर डिस्प्ले करना है या कोई वार्निंग डिस्प्ले करनी है, तो वो हमारे पास ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड के साथ डिस्प्ले नहीं होती, कभी वो ज़्यादा डिस्प्ले होती है, कभी कम डिस्प्ले होती है। तो अपडेट जो है वो हम कुछ ऐसे उसके लिए यूज़ करेंगे जिसमें हमें यूज़र के साथ जो है ना इंटरेक्शन ना करनी हो, हमें अपने लिए कमेंट वगैरह शो करने के लिए हम अपडेट यूज़ करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट में यूज़ होती है, जैसे कि क्लासेस हम कॉल करते हैं अपडेट में, हम कॉल करते हैं कंडीशंस हम लगाते हैं, इफ़ एल्स की कंडीशन वगैरह, कि तब तक ये चीज़ एग्जीक्यूट ना हो जब तक इसकी कंडीशन ये मतलब ट्रू ना हो जाए, या फार लूप वगैरह, ये सारा कुछ हम अपडेट में लगाते हैं। उसके बाद है लेट अपडेट। लेट अपडेट तब कॉल होता है जब अपडेट फिनिश हो जाए। अपडेट का फंक्शन जब पूरी तरह फिनिश हो जाए उसके बाद लेट अपडेट कॉल होता है। और लेट अपडेट जो है ये एक फ्रेम पे एक ही बार कॉल होता है, यानी कि जो अपडेट का फंक्शन है, अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, अपडेट का फंक्शन अगर 30 फ्रेम पर सेकंड से है, 30 फ्रेम पर सेकंड से है, तो 30 फ्रेम पर सेकंड के बाद एक बार लेट अपडेट कॉल होगा। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर थी हमारी यूनिटी की। तो कोई क्वेश्चन हो इसमें या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं अभी आप। हाँ, जाहिर है, अब वेब की जो है वेब की अलग होगी,
क्लासेस उसकी अलग होगी तो जाहिर से वो डिफरेंट होगा। कंसेप्ट सेम है। और वेब में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो वेब के लिहाज से हैं। डेस्कटॉप में भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो डेस्कटॉप के लिहाज से हैं। गेम्स में है तो गेम्स के लिहाज से हैं। अच्छा, सेकंड हमारा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का आइडिया तो होगा आपको कि डेटा टाइप्स क्या होती है। डेटा टाइप्स वो होती है जिसमें हम कोई डेटा स्टोर करते हैं या किसी डेटा के लिए हम उस मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो उसको कहते हैं डेटा टाइप्स। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ होती है, जो कि नॉर्मली वेब में भी यूज़ होती है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन या कंसोल एप्लीकेशन में भी यूज़ होती है। वो है हमारे पास इंट, डबल, कैरेक्टर, बूल और स्ट्रिंग। इंट का जो है हमारे पास इसमें नॉर्मल इंटीजर्स आते हैं, जैसे कि 0 to 1 to, इसका अपना एक लिमिट है 2 लाख, मेरे ख्याल में 20 लाख समथिंग है, और प्लस माइनस करके। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास इंट में आती है। और डबल में हमारे पास जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं। कैरेक्टर्स में हमारे पास कैरेक्टर होती है, और कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। और इसके लिहाज से फिर अगर हम देखें स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग जो होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, उसमें काफ़ी सारी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। और एक है बूल। बूल के दो टाइप होते हैं, या तो वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। तो इस डेटा टाइप को कहेंगे हम बूल। अच्छा, इन ऊपर के जो एग्जांपल्स है इसमें जो डेटा टाइप है वो है इंट, डबल, कैरेक्टर, बूल और स्ट्रिंग। अच्छा, गेम डेवलपमेंट में कुछ यूनिक डेटा टाइप्स है। वो यूनिक डेटा टाइप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा सारा काम जो है ना इंट, कैरेक्टर, बूल इनसे काम नहीं चलता। हमने चाहिए होती है गेम ऑब्जेक्ट की हमने लेनी होती है, हमने लेनी होती है किसी गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेनी होती है, या किसी गेम ऑब्जेक्ट की का मास वगैरह, उसकी ग्रेविटी वगैरह, ये सारा कुछ लेना होता है। तो उसके लिए गेम ऑब्जेक्ट की अपनी डेटा टाइप्स है। तो उसमें सबसे पहले जो ज़्यादा हमारा वास्ता पड़ेगा उस ट्रांसफॉर्म से पड़ेगा। ये वाली जो ट्रांसफॉर्म है ये हमारी एक डेटा टाइप कंसिडर होती है। उसके अंदर पे हमारे पास पोजीशन जो है वो एक अलग डेटा टाइप है। उसके 3 एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, एक जेड एक्सेस। तो वो भी हम जाके देखेंगे डिटेल में बाद में। और उसके बाद वेक्टर 2, अगर हमारे पास कोई 2D इमेज पड़ी हुई है या 2D चीज़ पड़ी हुई है तो उसके 2 डायमेंशनल हो गए, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर 2। अगर हमारे पास कोई 3D चीज़ है तो उसकी 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। और इसको हम वेक्टर 3 से गेन करते हैं। और ये एक रिजिड बॉडी भी हमारे पास एक डेटा टाइप है। इसी तरह काफ़ी सारी डेटा टाइप्स है। रिजिड बॉडी वो डेटा टाइप है, अगर किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजिड बॉडी लगा हुआ है तो ये उसको जाके फेच करेगा। फेच करेगा मतलब वो उसको अपने साथ ले लेगा, और उस पर जो भी प्रोग्रामिंग हमने करनी हो या कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर किसी गेम ऑब्जेक्ट पे रिजिड बॉडी नहीं लगा हुआ तो ये उसको नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम ये वाली डेटा टाइप्स वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोग्रामिंग टॉपिक्स में वेरिएबल एंड फंक्शंस। अब वेरिएबल्स क्या चीज़ है? वेरिएबल्स वो चीज़ें होती है जो हमारे पास चेंज होती रहती है। यानी कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि इंट माई नंबर इक्वल टू 5। अब ये माई नंबर जो है ये वेरिएबल है, इंट जो है ये हमारे पास डेटा टाइप है। अब माई नंबर जो है इसकी वैल्यू हम 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, 8 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, माइनस में भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा नेम हो गया किसी डेटा टाइप का, इसको कहते हैं हम वेरिएबल। इसका सिंटेक्स ये है कि पहले डेटा टाइप के वेरिएबल किस डेटा टाइप की है, उसके बाद वेरिएबल नेम, और उसके बाद उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू डालना लाजमी नहीं है। अगर आपने वैल्यू उसकी रन टाइम पे लेनी है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं लगाते, फिर वो जाके इंस्पेक्टर में लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू जैसे पड़ी हुई है,
ठीक है, ये हम चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे। ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर प्लेयर की मूव स्पीड लगी हुई है। अब ये मूव स्पीड हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और इसकी ये वैल्यू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसकी ये वैल्यू वेरी कर सकती है, ज़्यादा और कम हो सकती है। और ये मूव स्पीड का जो है ना, जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, अब देखते हैं। वो है इनके पास फ्लोट, यानी कि हम पॉइंट्स में जाके इसकी मूव स्पीड सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि एंट, ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा हमें कि हमने वहाँ पे डेटा टाइप एंट की बनाई है और यहाँ पे वैल्यू हम फ्लोट की दे रहे हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे एरर दे देगा। तो फ्लोट के लिए अगर हम कोई फ्लोट वैल्यू लगाते हैं यूनिटी में, तो उसके साथ हम एफ लिखते हैं साथ। तो एफ अगर हम हटा दें, सिर्फ एंट लगा दें, तो ये हमारा एरर रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जाके हम देखते हैं इसको एडिटर में। पहले ये 5.1 था, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट था, तो आप देखेंगे हम इसको। ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ इंटीजर्स में, क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप वहाँ से चेंज कर दिया है। ये एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास के एक स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और उसके बाद नेम वेरिएबल, और उसको वेरिएबल की वैल्यू क्या है, खान, ठीक है। हम अगर जाके यूनिटी कंसोल में जाके ना यूनिटी कोड में जाके हम ये debug.log करते हैं और ये चीज़ हम लगाते हैं कि माई नेम इज़ प्लस और ये वाला जो नेम है ये लगाते हैं, तो हमारे पास प्रिंट में क्या आ जाएगा, माई नेम इज़, और ये क्या है, वैल्यू इसकी खान। तो आउटपुट हमारे पास आएगा कि माई नेम इज़ फर्ज करें हम यहाँ पे यही जो है वो करते हैं कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हो गए। अच्छा, चलो क्लास भी जारी है। अब हमने इसको प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए जो कमांड यूज़ होती है यूनिटी में वो है debug.log। debug.log और चूँकि ये स्ट्रिंग को जाके करता है, प्रिंट करता है, इसलिए हमने दो कॉलम्स लगाए हैं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि माई नेम इज़, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं ये जो स्ट्रिंग ऊपर हमने बनाया है नेम का, तो जैसे ही हम ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे अपनी इस पर, तो कंसोल में हमारे पास आ जाएगा इसका आउटपुट। C# में नॉर्मली हम करते हैं console.write लाइन और उसके बाद चीज़ को हम प्रिंट करते हैं। यूनिटी में हम करते हैं जी जी बिल्कुल। डिबग का जो जितनी भी क्लासेज हैं, जितनी भी फंक्शंस हैं, या जितनी भी कोड सेगमेंट्स हैं, ये सारे केस सेंसिटिव है C# में है, तो इसका मतलब है कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट आया हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कमेंट शो हो जाएगा जो हमने अवेक फंक्शन में लगाया था कि माई नेम इज़ खान।
अच्छा, आगे जाते हैं ज़रा। अच्छा, फंक्शंस हमारे पास क्या है? फंक्शंस वो है जो हमें यूनिटी बिल्ट इन जो है ना कोई फंक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि debug.log जो था ये हमारा एक फंक्शन था, और हम इसमें यूनिटी में प्रिंट का भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यानी debug.log की जगह अगर हम प्रिंट लगा लें तो भी ये हमारे पास कंसोल में प्रिंट कर देता है। इसी तरह अपडेट का जो था हमने पीछे पढ़ा है वो एक फंक्शन है हमारे पास, और फिक्स्ड अपडेट जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है। अनगोई वगैरह, अनकोलिजन एंटर, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे तो ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन की निशानी क्या होती है? फंक्शन का नेम और इसके आगे parenthesis। अच्छा, नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। हम किसी एक टाइप से दूसरे टाइप को अगर कोई वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें है ये फ्लोट दिया हुआ है हमारे पास x, इसकी वैल्यू है 30. और हम एक नया इंटीजर लेते हैं y, और उसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन। इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग इसको टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो अगर हम करेंगे सिस्टम एंट में अगर हम x की वैल्यू रखना चाहेंगे तो x है हमारे पास फ्लोट। अगर हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि एक चीज़ फ्लोट है और अगली चीज़ जो है ना एंट है, तो दोनों आपस में नहीं चलेगी। तो इसके लिए पहले हमने उसकी टाइप को कन्वर्ट करना है। टाइप कन्वर्जन के लिए हम करेंगे सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू एंड 32 या टू एंड 64, जो भी आप लगाना चाहें। तो x की वैल्यू जो है ना हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी एंट में। चूँकि एंट में हमारे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू होती है, और हम जब debug.log करेंगे तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा? सिर्फ 30 प्रिंट होगा, उसके डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, उसको नाम देते हैं नंबर नम, और उसको ये x की वैल्यू हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो x की वैल्यू जो है फ्लोट में है, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग करना होगा। और टू स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पूरी, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग होगी, वो एज अ फ्लोट नहीं होगी। बिल्कुल, वो होगी एज अ स्ट्रिंग। ये जो कॉलम्स बने हुए हैं इसका मतलब है कि ये एज अ स्ट्रिंग हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास ये एज अ फ्लोट कोई वैल्यू नहीं है। तो अगला टॉपिक हमारा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास जी बिल्कुल, कांस्टेंट हमारे पास वो वेरिएबल होता है जिसको हम अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहें या कोई इसको चेंज ना करे, कोई अगला प्रोग्रामर आकर इसमें चेंजेस ना करे या कोई यूज़र जाके इसमें चेंजेस ना करे, तो उस वेरिएबल को हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करके उसको फिक्स कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर हम कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाएंगे तो ये वैल्यू जो है फर्स्ट कर या वो एंट हो या फ्लोट हो या कोई भी वैल्यू हो, तो वो हमारे पास सिर्फ रीड ओनली वैल्यू बन जाती है। यानी उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम कोडिंग से जाके उसकी वैल्यू चेंज करें, यानी स्क्रिप्ट से जाके हम उसकी वैल्यू चेंज करें। अगर हमने कॉन्स्ट एंट माई नंबर इज इक्वल टू 15 लगाया है तो इसकी ये वैल्यू में रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर में इसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो कोड में जाके मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा। हाँ, और अगर इसको मैंने वेरिएबल बनाना है तो सिंपली इससे कांस्टेंट का जो कीवर्ड है ये हटा देते हैं, ये वेरिएबल बन जाएगा। वेरिएबल मतलब कि ये हम इंस्पेक्टर में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑपरेटर्स हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है ऑपरेटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं यूनिटी में। जो जितनी भी कंडीशंस होती है, इफ स्टेटमेंट होती है, व्हाइल स्टेटमेंट होती है, स्विच स्टेटमेंट, फॉर ईच लूप, फॉर लूप, उन सब में ये ऑपरेटर यूज़ होती है। ऑपरेटर का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में। सर
इसमें बिल्कुल इसमें अक्सर होती है, बल्कि अक्सर नहीं, यूजुअली जो है ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस पे करते हैं हम। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए एक हमारे पास एडिशन का है, एक सब्सट्रैक्शन का है, एक डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिविडेंड का है, और भी काफ़ी सारे हमारे पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मॉड्यूलस वगैरह के ऑपरेटर्स हैं। अब इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास जो पहला है एडिशन। एडिशन किस लिए यूज़ होता है? दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए एडिशन यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है x + y और इसकी वैल्यूज़ हमने डाली है। फर्स्ट कर x की 1 है, y की 2 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 + 2 3। और सब्सट्रैक्शन, इसी तरह सब्सट्रैक्शन में x - y 4 - 2 = 2। और मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन उनकी। फर्स्ट कर x हमारे पास है 2, y हमारे पास है 5 और इसका रिज़ल्ट हमारे सामने है 10 आ जाएगा। और इसी तरह डिवीज़न है, अगर x की वैल्यू हमारे पास है 10 और y की वैल्यू है 5 तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 2। और इसी तरह मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हमें जो है ना रिटर्न करता है, यानी कि मॉड्यूलस से हमें क्या मिलता है? उसका रिमाइंडर मिलता है। हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड होता है तो इसका रिमाइंडर क्या बनता है? 0, तो 0 रिटर्न होगा। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो कुछ इसका जो रिमाइंडर होता है वो हमें रिटर्न करता है मॉड्यूलस। जैसे कि फ़र्ज़ कर हमारे पास अगर एक वैल्यू हो 5x की, y की वैल्यू हो 2 और इसका हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलस आएगा इसका 1। और ये जो है प्लस प्लस का मतलब कि किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, फ़र्ज़ करें i की वैल्यू लेते हैं, i की वैल्यू हमने लगा ली है 2 और आगे जाके हमने इसको प्लस प्लस किया हुआ है, तो ये नेक्स्ट लूप में जब आएगा तो इसकी वैल्यू होगी 3। अगली बार जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू होगी 4, फिर जब एग्जीक्यूट होगा 5, इसी तरह ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो माइनस माइनस है इसका मतलब है डिक्रीमेंटेशन। डिक्रीमेंटेशन का मतलब कि इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। अगर एक वैल्यू है 2, उस नेक्स्ट लूप में इसकी वैल्यू होगी 1, नेक्स्ट लूप में इसकी वैल्यू होगी 0, फिर -1, फिर -2, इसी तरह ये डिक्रीमेंट होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है एक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का असल में रोल वही है जो हमारी रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग है कि हमें फर्ज कर इस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना। डिसीजन हमने लेना है, हमने ये चीज़ उठानी है या नहीं उठानी, हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग हम करते हैं कि उससे मतलब हमें डिसीजन ले कैसे सकते हैं, या कोई चीज़ हमारे फ़ायदे में होती है या कोई चीज़ हमारे नुकसान में होती है, तो उसके लिहाज से हम अपना डिसीजन लेते हैं। मैथमेटिकल लिहाज से यानी कि मैथमेटिक्स में या प्रोग्रामिंग में या गेम्स में हम डिसीजन लेंगे। कोई चीज़ कोई वैल्यू अगर बड़ी है तो उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे, या वो एक दूसरे के बराबर है उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे, या कोई वैल्यू छोटी है किसी दूसरी वैल्यू से उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे। ये हमारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर हमें आगे की तरफ जाना है तो हम कोई वैल्यू की जो है ना आपस में कंपैरिजन करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें कौन सा हमारे लिए सूटेबल बनता है। तो ऑपरेटर्स असल में इसमें यूज़ होते हैं, और जो ऑपरेटर्स है हमारे पास एक लेस देन का ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि ये वाला आप देख रहे हैं कि ये लेस देन का ऑपरेटर, यानी कि कोई एक वैल्यू अगर कम है दूसरी वैल्यू से तो फ़र्ज़ कर यहाँ पे अगर वैल्यू a कम है b से तो a इज़ लेस देन b। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, अगर वो किसी वैल्यू से कम है या उसके बराबर है तो लेस देन और इक्वल टू हम यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन का देख लीजिए, ग्रेटर देन का और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये यूज़ होता है। हमारे पास इक्वल टू यूज़ होता है, यानी दो वैल्यूज़ की कंपैरिजन के लिए हम इक्वल टू यूज़ करते हैं, और अगर दो वैल्यू कंपेयर नहीं होती तो उसके लिए हम करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ये वाला साइन और इज़ इक्वल टू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इज़ इक्वल टू को मिला के हम नॉट इक्वल करते हैं। ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि लेट से अगर हमारे पास a की वैल्यू 10 है
बी की वैल्यू जो है वो 20 है। और अगर हम इसके एक कंडीशन बनाते हैं कि एफ स्टेटमेंट बनाते हैं, ए इज़ लेस देन बी, ए हमारे पास था 10, बी हमारे पास था 20, ये ट्रू हो रहा है। अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये एफ की जो स्टेटमेंट है यानी कि उसके पेरेंथेसिस के अंदर जितने भी कोड है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स है तो हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर हमने एल्स स्टेटमेंट नहीं लगाई तो इसका मतलब है कि हमारा जो एफ का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास आउटपुट भी जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि हमने एल्स की कोई स्टेटमेंट नहीं लगाई। ये एक लिंक दिया हुआ है, इसमें सारा एग्जांपल्स वगैरह पड़ी हुई है, इस पर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जी हाँ, W3 स्कूल से या कहीं से भी, गीक फॉर गीक से एक वेबसाइट काफ़ी सारी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लूप्स। लूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस चीज़ को कहते हैं कि आपने कोई अगर स्टेटमेंट या कोई चंक ऑफ कोड कई बार जो है ना एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम लूप्स के अंदर लगाते हैं। लूप्स की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है? वाइल है, वाइल है, और फॉर लूप है, बिल्कुल, और फॉर ईच लूप है, और भी लूप्स है हमारे पास। नेस्टेड लूप, तो फॉर लूप के अंदर अगर कोई लूप लगता है तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, या किसी वाइल लूप के अंदर कोई दूसरा लूप लगता है तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अच्छा, लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब उसकी स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे पास ट्रू हो। जब उसकी स्टेटमेंट आउट ऑफ रेंज हो जाए या फॉल्स हो जाए तो लूप हमारे पास एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर इंट हमारे पास एक वैल्यू है इंट की ए, वो हमारे पास है 5 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2। हम वाइल की एक कंडीशन अगर हमने लगाई हुई है और हम उस पर लिखते हैं कि ए जो है वो बड़ा है बी से, क्योंकि ये ट्रू है तो ये जाएगा अंदर एग्जीक्यूट करेगा। और इसी तरह फॉर लूप में भी इसका यूज़ होता है। अगर फॉर लूप में हमने लगाए हुए हैं, आगे देखते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप में अगर हमने कोई ये वैल्यूज़ डाली हुई है तो ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसकी स्टेटमेंट पूरी होती है। अगर वो आउट ऑफ रेंज जाता है या उसकी स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। सिंटैक्स इसका ये है, फॉर स्टेटमेंट 1 में हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने वैल्यू स्टार्ट करनी है। स्टेटमेंट 2 में हम उसकी रेंज बताते हैं कि ये वैल्यू यहाँ तक जा सकती है या इतनी बार इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है। और इसी तरह स्टेटमेंट 3 कि उसको हम हर एक उसके इटरेशन के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट इटरेशन के लिए। अब अगर हम ये कोड जो है ना एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आई शुरू हो रहा है 0 से, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आई आएगा तो पहली बार आएगा आई तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 0। दूसरी बार आएगा तो आई वैल्यू दे देगा हमें 1। तीसरी बार आएगा तो आई हमें वैल्यू देगा 2। चौथी बार आएगा तो यहाँ पे देख लेगा वो कि ये स्टेटमेंट हमारी आउट ऑफ रेंज जा रही है, तो ये मतलब कि लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा और हमारे पास इसकी 3 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये लूप हमारे पास 3 टाइम चलेगा। तो ये रहा आज का जो है ना लेक्चर। अब इसको हम कोडिंग में जाके ज़रा दूसरे भी आने वाले हैं हमारे क्लास में ना, सब लोग लोन में हो गया है, उनको तो समझ में नहीं आएगा। उनको भी साथ लेके जाना है, लेकिन अगर वो नहीं आते तो क्या करें? पूरी हमारी क्लास कैंसिल हो गई ना इसकी वजह से, पूरी जो हमारे ऑफर हुई थी तो आज तो आ नहीं रहे तो क्या करें? आज उनको ये पता रहता है कि हमें लोन ही नहीं हुई। आपके लिए सेकंड है ना, आप लोग लोन नहीं हुआ है हो गया है, आपकी क्लास कैंसिल हुई है।
में जोड़ देना है, काम करना है, क्लास में आते हैं हमने क्लास में कम अज़ कम ज़्यादा तो अभी इसके बाद जो स्टूडेंट आएंगे उसको कोर्स पढ़ाया है अलग से उन्होंने अभी रेस्ट नहीं दिया, इसमें पढ़ना कौन चाह रहा है वो आप नहीं जब आप इसको बोल वहाँ से आते हैं सर वो मैं यहाँ पे बंदे कि वो डिटेल सेंड के थे वो लीव के हवाले से लीव के हवाले से तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा चलने आज वो भी कर लेते हैं अभी रिपोर्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हाँ मसला भी यही है ना कि सारे स्टूडेंट दोबारा रिपीट करना ठीक है आज के लिए काफ़ी है ये स्लाइड में शेयर कर लेंगे ग्रुप में है आप लोग मैंने करा जिनके पास सब्जेक्ट है और बहुत करना चाहे काफ़ी सारे जो पढ़ना चाहे हमारे ये
कल से ना मिसमैनेजमेंट ऐसा हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि जिसने अप्लाई नहीं किया तो वो ना है, तो सारे बच्चे गए जो अप्लाई कर किया वो आगे, हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमें हमने इसमें अप्लाई किया था। सच्ची बात बताऊँ कि हमने वेब डेवलपमेंट की, गवर्नमेंट टेक्निक की, हमको गेम में डाला। हमने कहा चलो ठीक है। तो अभी इस तरह कि हमारी क्लास जहाँ पे इस्माइल सर रह रहे ऊपर ऐसा सर की क्लास हो, तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ तो ऐसा सर ने कहा मैं क्विज दूँगा ही दूँगा। मैंने कहा सर कह रहे हैं म्यूजिक ला ले लो, एक सर कह रहे हैं क्विज दो, तो हम किसकी बात ला रहा, दोनों सर हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। तो वो मसला थोड़ा क्रिएट सा होने लगा। मैंने नीचे से ऐसा उसको यहाँ पे इस्माइल साहब, हाँ इस्माइल सर गुरदार सर इस्माइल सर को ऊपर भेजिए। मैंने कहा मसला क्रिएट होगा, बाद में बात बड़ी हो जाएगी, फिर वो कवर अपने होगा। यहाँ पे आजकल मुहर्रम के दिन भी है तो बात बिगड़ जाती है ना सर, इसने किसी चक्कर में फिर गए हम एचओडी के पास, पूरा हमने रिजोल्व करवा। हालांकि एचओडी ने अगर क्लास में आकर ओपन नहीं बताया कि आप ये क्लास कैंसिल कर दें, एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जो भी कर सकता है। अब थोड़ा ऐसा होगा सब चलो उसको हम कन्विंस कर लेंगे, चले मैनेज हो जाएगा। क्योंकि ये है कि हमारी जो क्लास वाला हम लेके आएंगे। क्लास है उसकी स्टार्ट होनी चाहिए। नहीं सर, क्लास 50 to 60 होगी सर। अगर कि हमें डिपार्टमेंट थोड़ा चांस गैप दे दे, हम लड़कों को लेके आएंगे। हम डिपार्टमेंट पे भी यार ये उस्ताद साहब और जो एचओडी है वो तकरीबन एक हफ्ते से लगे हुए हैं, उनसे अभी तक हुआ है सर, हुआ है टाइम टेबल ने जो आप टीचर्स नहीं मान रहे। 3 बजे कोई टीचर की क्लास उसको स्लॉट देते हैं ना आगे, क्योंकि वो टीचर पीछे के 12 बजे पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है। वो जो जिद करता है मैंने 3 बजे पढ़ाना ही पढ़ाना, तो हम 3 बजे कहाँ से क्या कर सकते हैं, वो मुमकिन ही नहीं। अब टीचर भी अब क्या कह सकते हैं, कन्फ्यूजन है सर। अब कर लेंगे, चले मैनेज हो जाएगा। तो हम उसके साथ क्या करते हैं ना, वो शेयर कर लेंगे बस देखते हैं। सर हमें नहीं पता चेंज करवा दो।